So, hello everyone. Today we'll be discussing few important questions for BPSC prelims. It won't be more than 10 to 15 questions. We'll finish it quickly. Let's start with the first question. The aim of the series is not to मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सारे के सारे आपके ऐसे ही आएंगे. देयर वेरी रेयर चांस कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बट एम ये है कि जो भी सवाल आए वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट इन आवर स्लाइड्स. So let's see. The first question is कि दो registers हैं which are arranged in parallel combination and their effective resistance value is 5 ohms. What could be the individual values of resistance? So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कह रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो क्या कोई और कॉम्बिनेशन भी होता है क्या जिसमें रजिस्टर्स को हम अरेंज कर सकते हैं? तो हाँ, एक कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स इस तरह से अरेंज होते हैं R1, R2, R3 in a line. That means the value of current will be same in all the three registers. और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से अरेंज्ड होता है तो अब देखो, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3. मतलब वो सिंपल एडिशन हो जाएगा, है ना. लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है वो भी देख लेते हैं. ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 R2 R3 इसी तरह और R4 R5 R6 इस तरह से होगा. तो हम सिर्फ दो रजिस्टर्स की वैल्यू लेते हैं R1 और R2 जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड है. अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ही क्यों पढ़ रहे हैं, हमने सीरीज का सवाल क्यों लिया? सीरीज का सवाल इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बहुत आसान है, आप सिंपल ऐड कर दोगे R1 प्लस R2. अगर आप क्वेश्चन देखो, अगर ये सवाल सीरीज का होता, अगर मान लो यहाँ पैरेलल हटा के सीरीज बोल देता देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 5 ohms, तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाते? 2 + 3 5 ये सही हो जाता, 4 + 3 7 ये सही नहीं होता, 2 + 1 3 ये भी सही नहीं होता, 10 + 10 20 ये भी सही नहीं होता. तो इसका आंसर ए हो जाता अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते और इफेक्टिव रेजिस्टेंस 5 ओम होता. लेकिन कह रहा है कि अब जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो और दो ही रजिस्टर्स है, तो चलो मैं देख लेता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2. ठीक है. अब मैं ये क्यों दे रहा हूँ, मान लेते हैं सपोज करो कि 3 और 2 हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं. लेट अस अज्यूम 3 दूनी 6 बटे 3 2 5 6/5. 6/5 इज ऑलमोस्ट 1.2, राइट. तो अगर 3 ohms और 2 ohms का रजिस्टर है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.2 ohms. मतलब 3 और 2 से भी कम है, मतलब 2 से भी कम है, राइट. मतलब 3 और 2 ohms अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.2 ohms आ रही है. दैट इज लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. इंडिविजुअल क्या क्या है? 3 और 2 और इफेक्टिव 1.2, मतलब 1.2 इफेक्टिव रेजिस्टेंस. सबसे छोटा रजिस्टर जो लगा हुआ है उससे भी छोटा है. अब अज्यूम करो 5 और 5 लगा दिया हमने, 5 5 25 बटे 5 + 5 10 2.5. सेम कहानी हो रही है कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस हमने लगा रखा उससे भी छोटा है वो. तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम ये सवाल लगाएं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 5 है, तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे वो तो 5 से बड़े होने चाहिए, तभी तो सबसे छोटा से छोटा आएगा. तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी वाला, जिसमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है वो 5 से बड़ा है. सॉल्व करके भी देख लो. R1 R2 बाई R1 प्लस R2, 10 × 10 100 बटे 20, 10 + 10 20 5 ohms. इसको करोगे 3 दूनी 6 बटे 5 1.2, 4 × 12 बटे 7 7 दूनी 14 लेस देन 2. तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन सही है, सॉरी
D is the correct answer for this question. The aim of this question was again to get you acquainted with parallel and series combination. Why are we doing that? क्योंकि हमारे home appliances जो होते हैं वो series combination में होते हैं. जैसे R1, यहाँ पे एक बल्ब हो जाएगा R1 की जगह, R2 की जगह एक बल्ब हो जाएगा, R3 की जगह बल्ब हो जाएगा. तो होम अप्लायंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में ही क्यों होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं होता? सॉरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही क्यों होता है, सीरीज में क्यों नहीं होता है? अगर मान लो यहाँ एक बल्ब है R1 की जगह और R2 की जगह एक बल्ब है, बल्ब 1 फ्यूज हो गया सपोज करो, या मतलब यहाँ से सर्किट R1 की जगह से सर्किट हो गया ब्रेक, लेकिन बल्ब 2 तो सही है भाई, लेकिन सर्किट हो गया है ब्रेक, तो अब वो भी नहीं जलेगा. बल्ब 3 भी सही है, सर्किट हो गया है ब्रेक, वो भी नहीं जलेगा. लेकिन जब आप इसमें देखोगे R1, R2, R3 तीनों पैरेलल में है, तीनों का अपना अपना इंडिविजुअल सर्किट है. तो अगर बल्ब 1 विच इज R1 फ्यूज भी हो जाता है तो भी बल्ब 2 जलता रहेगा, बल्ब 3 जलता रहेगा. सेकेंड क्वेश्चन है केमिस्ट्री का. सिल्वर आर्टिकल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इन कलर becomes dash in color due to reaction with dash in air. सिल्वर आर्टिकल्स जो घर में हमारी लेडीज पहनती हैं, बिछिया, पायल, ये सब ग्रेजुअली देखोगे आप कि विद टाइम इट बिकम्स ब्लैक इन कलर. अब चलो, ब्लैक तो मैंने बता दिया, इट बिकम्स ब्लैक इन कलर ड्यू टू रिएक्शन विथ व्हाट. ऑब्वियसली ये एयर में कुछ पार्टिकल, कुछ चीज, केमिकल होगा जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है. तो ब्लैक चुकी है तो ये कॉमन सेंस से हम बता देंगे ब्लैक है, हम देख भी रहे हैं, तो ए और डी इसका आंसर हो सकता है, बी और सी इसका आंसर नहीं होगा. और बी और सी आंसर नहीं होगा तो फिर ए और डी में किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या सल्फर के साथ. तो इफ यू रीड इट you'll get कि ये सल्फर के साथ रिएक्ट करता है. सिल्वर पार्टिकल्स when reacts with sulfur becomes black in color. Reacts with sulfur present in air obviously. So the answer will be black and sulfur. That is D. This is a good question. X changes colorless phenolphthalein into pink color. What could be X? इसमें दो इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि फिनॉप्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है. इससे पहले हम एसिड बेस का वो पढ़ लेते हैं. ये देखो, मेरे बताने का तरीका मतलब क्या था ये कि लिटमस टेस्ट हमने बचपन में पढ़ा है. एसिड और बेस को पता करने के लिए लिटमस टेस्ट होता है. तो लिटमस टेस्ट क्या होता है कि कोई एसिड है, उसमें एक लिटमस पेपर डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज करेगा या नहीं भी कर सकता है. जैसे एसिड में कौन सा लिटमस पेपर डालेंगे तो वो कौन से कलर में हो जाएगा. तो इसको याद करने का बचपन से मैंने ऐसे याद किया, अनिल, अम्ल में नीला कलर डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा. सो दिस इज हाउ आई हैव मेमोराइज्ड इट. तो और सेम, अम्ल मतलब एसिड, एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, करेक्ट, एंड base changes red litmus to blue obviously. So phenolphthalein is a colorless substance जिसको अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एसिड में इसका टेस्ट करेंगे, इट स्टिल रिमेन्स कलरलेस. यू कैन सी इट ओवर हियर कि एसिडिक वाला पोर्शन जो है कलरलेस है, whereas it changes into pink color when the substance is alkaline. सेम एक और सब्सटेंस इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज. ये बॉक्स मैंने इसलिए यहाँ पे दे दिया है कि मिथाइल ऑरेंज वाला आप यहाँ से याद कर लो. अब चलो, विद दिस नॉलेज लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. X changes colorless phenolphthalein into pink color. we came to know कि phenolphthalein colorless होता है और वो colorless ही रह जाता है अगर इसको अपन एसिड के साथ इंडिकेटर. If you want to know whether this is acid does not change phenolphthalein का color, it still remains colorless, whereas base changes it into pink color. Is lemon a base? No sir. Is aqua regia a base? Aqua regia क्या होता है? Aqua regia जो होता है वो HCl plus HNO3 का कॉम्बिनेशन होता है. कितने कितने पार्ट्स होते हैं उसमें, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. चलो मैं बता देता हूँ, 1:3 होता है. 1 कौन सा होता है, HCl या HNO3 होता है, ये आप बताओ. एम्फोटरिक ऑक्साइड्स पे मैं लेट आऊँगा. एंट एसिड, एंट एसिड बड़ा प्यारा सब्सटेंस है. ये देखने से लग रहा है एसिड है बट ये एक्चुअली होता है बेस. तो डी तो इसका आंसर होगा.
क्योंकि वो बेसिक सब्सटेंस है. बेसिक substances changes colorless phenolphthalein into pink color. Can C be the answer? Can C also be the answer? So before commenting on this, we should know what is amphoteric oxides. So amphoteric oxides are those substances, those oxides which show both the characteristics, acidic as well as basic. Example बता दो फिर तो आप मुझको. Zinc oxide is one of the examples of amphoteric oxides. There are few more oxides जो कि amphoteric in nature होते हैं, जिनका आप मुझे आंसर्स एक दो एग्जाम्पल आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कौन कौन से होते हैं. So lemon cannot be the answer, aqua regia cannot be the answer, and acid obviously is the answer. Amphoteric oxides can also be the answer. So the correct answer for this is E. Right? So let us go to the next question. Formula of plaster of Paris is CaSO4 into X dot H2O. What is the value of X? ये इसलिए क्वेश्चन दिया है कि इसमें आप मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बता दो, जिप्सम भी आपको पता चल जाए. सो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. कैल्शियम सल्फेट इनटू 2H2O अगर होता है तो दैट इज जिप्सम, इनटू हाफ H2O होता है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. राइट? तो अगर लेकिन एक चीज होता है कॉपर सल्फेट CuSO4, यहाँ पे CaSO4 है, वहां पे CuSO4 होता है. कॉपर सल्फेट इज विच कलर? दैट इज ब्लू कलर, ऑब्वियसली ब्लू कलर. कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी बोलते हैं हिंदी में. फंगिसाइड्स के रूप में यूज करते हैं हम लोग वाटर टैंक में. राइट? अब मुझे ये बताओ आप कि कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, एक सब्सटेंस होता है जो कि पिंक इन कलर होता है, जो रसना की तरह दिखता है. रसना बचपन में अपन ने पिया है. ऑप्शन दे रहा हूं आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैग्नेट, इनमें से कौन सा है? इसके पीछे कहानी है इसलिए मैं बता रहा हूँ. कहानी ये है कि बचपन में हमने अपने केमिस्ट्री लैब से पोटेशियम परमैग्नेट चुरा के मेस में जाके पानी में घोल दिया और कुछ बच्चे उसे रसना समझ के पी गए थे, क्योंकि वो एकदम एग्जैक्टली रसना की तरह ही दिखता था. तो पोटेशियम परमैग्नेट जो होता है वो होता है पिंक इन कलर. एंड पोटेशियम परमैग्नेट पढ़ रहे हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पता चला? अगर x की वैल्यू 2 है तो दैट इज जिप्सम. इफ x की वैल्यू हाफ है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. अगर CaSO4 में A हटा के CuSO4 कर देते हैं दैट बिकम्स कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू इन कलर. ब्लू इन कलर पता चल गया तो चलो पिंक इन कलर जानते हैं कौन होता है. पिंक इन कलर होता है पोटेशियम परमैग्नेट की MnO4. पोटेशियम परमैग्नेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पता चल गया है. तो चलो एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज K2Cr2O7. राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कठिन है आसान है. हाँ, ये बड़ा बढ़िया सवाल है भाई. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. मतलब एक स्टेटमेंट भी सही हो सकता है, ब्रैकेट में एस कर दिया मतलब दो स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं. तो इसमें सबसे आसान कौन सा है? प्रेशर एंड स्ट्रेस हैव सेम यूनिट्स. यूनिट से पहले कुछ मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको. यस, वेरी नाइस. ये देखो, एक लेडी है, एक हाथी है. बचपन में एक कहानी, एक रीडर्स डाइजेस्ट करके एक बुक आती थी, उसमें मैंने ये कहानी पढ़ी थी कि अगर एक पत्थर है उसको तोड़ना है तो वो हाथी पता नहीं तोड़ पाएगा या नहीं, बट ये लेडी जरूर तोड़ देगी. रीजन बीइंग, ये कहानी है, हाथी के पैर जो होते हैं फ्लैट होते हैं, तो वो फोर्स जो है ज्यादा एरिया पे लगेगा. और इस लेडी ने दिमाग लगाया, इसने हिल वाली जूती पहन रखी है, तो इनका पूरा का पूरा वेट जो है इनके हिल का जो बैक साइड है, जहां पे ये है, ये नुकीला पदार्थ है जो चप्पल का, उस पे पड़ रहा है. तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. मतलब फोर्स बाय एरिया. एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी. करेक्ट? जैसे 2/1 2 होता है, 2/0.5 4 हो जाएगा, 2/0.1 20 हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी तो प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा. इस कहानी में क्या है? प्रेशर
बहुत ज़्यादा है क्योंकि नीचे वाला जो एरिया है जिस पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बहुत कम है, राइट। अब देखो कहानी समझते हैं क्या है। प्रेशर और स्ट्रेस हैव सेम यूनिट्स। यूनिट जान लेते हैं भैया, प्रेशर का क्या होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। बहुत बढ़िया। प्रेशर की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये लेता हूं मैं लिख, नहीं तो मैं जाऊंगा इसको भूल। न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर पे 2 लिख देता हूं, करेक्ट। अब अगली क्वांटिटी क्या कह रहे हैं आप हमसे? अगली क्वांटिटी कह रहे हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस, स्ट्रेस मान लो ये एक सब्सटेंस है जिस पे हमने इधर की तरफ भी एक फोर्स लगाया, इधर की तरफ भी एक फोर्स लगाया है, ठीक है। F फोर्स लगा दिया है, इधर भी सेम फोर्स लगाया है F। तो अगर इस सब्सटेंस पे, ये सब्सटेंस अभी भी रेस्ट पे होगा, माइंड इट। ओवरऑल फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है इस पे 0 है, ये अभी भी रेस्ट पे होगा। देयर इज नो एक्सेलरेशन, द ऑब्जेक्ट इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम इफ यू कंसीडर दिस ऑब्जेक्ट एज अ सिस्टम। बट इस पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ये है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको मैं बोलता हूँ A। तो इस पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। अरे ये तो जादू हो गया, सेम कहानी आ गई यहाँ पे। प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस भी क्या हो रहा है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यूनिट तो भाई सेम होनी चाहिए, नहीं? तो यूनिट तो सेम है, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, मतलब अपना ऑप्शन बी हो गया गलत, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट 1 नहीं बता रहा है। अब कह रहा है स्ट्रेन एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम यूनिट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अपने को पता है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन भी तो बहुत कठिन चीज है। स्ट्रेन क्या होता है? चलो अब मुझको ये बताओ कि दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, ये सब्सटेंस तो है इक्विलिब्रियम में, देयर इज नो एक्सेलरेशन क्योंकि नेट फोर्स 0 है। बट इनके डायमेंशंस चेंज होंगे या नहीं होंगे? ये थोड़ा इधर से बढ़ जाएगा, ये थोड़ा इधर से खिंच सा जाएगा, राइट। इसको मान लो कहते हैं ये x से खिंचा है, ये जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं x। इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो मान लेते हैं l है। तो स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन विल बी पार्शियल चेंज इन द डायमेंशन, इस केस में लैटरल डायमेंशन है, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। अब बताओ चेंज इन डायमेंशन, जो x बढ़ रहा है वो कुछ यूनिट होगी उसकी। अगर मान लेते हैं लेंथ में बढ़ रहा है x तो वो मीटर है। ओरिजिनल लेंथ जो है वो भी मीटर में होगा। मीटर अपॉन मीटर, नो यूनिट, सो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सो स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सो प्रेशर एंड स्ट्रेस हैव सेम यूनिट्स, परफेक्टली फाइन। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 तो हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 2 हो गया गलत, मतलब ऑप्शन बी कट गया। एकदम सही बात है, ये खत्म हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन डी भी खत्म हो गया, है ना, ये भी खत्म हो गया। तो अब ये नहीं रहा आंसर, ये नहीं रहा अपना आंसर। अपना आंसर है, कलम एक सेलेक्ट कर लें क्या? मज़ा ही आ जाएगा। रुको एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाइलाइटर हटाओ बॉस। ओ ये कुछ तूफानी सा हो गया, रहने देते हैं इसको, अपन आगे बढ़ते हैं। वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी हैव द सेम यूनिट, राइट। अब देखो वर्क डन, एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा होता है, कुछ नहीं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखते हैं अपन। फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हमको समझ भी नहीं आता, हम तो एम जी एच पता करते हैं। एम जी क्या है? फोर्स है। एच क्या है? हाइट है। फोर्स इंटू हाइट यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सेम यूनिट है, परफेक्टली फाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब इसको आगे बढ़े, इसको हटाओ भाई, डिलीट करो इसको, डिलीट।
I don't want this. Let us move to the next slide. ये तो अब आप बता दोगे, ये बहुत आसान सवाल है. चूज द रॉन्ग ऑप्शन. एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. मतलब वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी का क्या होता है? यूनिट मीटर पर सेकेंड. चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर ये सब नहीं भी आता है तो भी आप ये देख के, सवाल देख के आंसर इसका बता दोगे कि भैया अभी आपने बताया कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है. स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. सो चेंज इन लेंथ हैज अ यूनिट ऑफ मीटर. Original length also has a unit of meter. Meter by meter is unitless, so it does not have a unit. So option D will be the wrong option. That will be the answer. But और सारे भी लिख रखे हैं तो वो भी देख लेते हैं. एक्सेलरेशन बता दिया आपको, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम. चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ए, बहुत बढ़िया. ये क्यों बताया आपको एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? फोर्स निकाल लेंगे उससे. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास क्या है? मास है केजी. एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो फोर्स की यूनिट हो गई केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसी को कहते हैं न्यूटन. जब फोर्स की यूनिट हम न्यूटन पढ़ते हैं उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं केजी इंटू मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर. प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स क्या है? अभी ऊपर में हमने देखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. तो इसमें मीटर स्क्वायर डिवाइड कर दो. मीटर स्क्वायर डिवाइड कर दोगे तो नीचे मीटर आ जाएगा. तो ये यूनिट सही है फोर्स की. ठीक है. अरे ये दिक्कत दे रहा है, इसको एक बार बंद करके ऑन करूं क्या? रुक जाओ, इसको बंद करके ऑन करता हूं. डू यू वांट टू सेव द चेंजेस? नो कर देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है. फिर से इसको खोलता हूँ, रुक जाओ बस. हाँ, अब अपन देखते हैं क्या कहानी, कहाँ तक अपन पहुंचे थे. वीडियो बन रहा है लंबा भाई, 22 मिनट का वीडियो हो गया. थोड़ा जल्दी करें या अगले सेशन में वीडियो लेंगे. रुक जाओ. 7th क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगा तब आपको बता दूंगा. इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, इसमें और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं. अभी मैं 8th क्वेश्चन देखता हूँ. ये बहुत आसान सवाल है बट अच्छा सवाल है. एज पर मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, NFT इज द वर्ड ऑफ ईयर फॉर 2021. करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. मैं इसको साइंस मानता हूँ क्योंकि NFT साइंस से रिलेटेड है, वैक्सीन साइंस से रिलेटेड है. एज पर कॉलिन डिक्शनरी, वैक्सीन इज द वर्ड ऑफ द ईयर. ये मैंने ऑपोजिट कर दिया भाई. ये कॉलिन डिक्शनरी के हिसाब से NFT है, मरियम वेबस्टर के हिसाब से वैक्सीन है. दोनों बहुत बड़ी बड़ी डिक्शनरीज हैं. ये डिक्शनरी हर साल अपनी एक वर्ड ऑफ द ईयर बताती हैं. NFT पता नहीं है, पता होना चाहिए आपको. अगर नहीं है तो क्रिप्टो करेंसीज, NFTs, ब्लॉकचेन, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए. क्रिप्टो करेंसी पे कितना टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है अभी? 30% प्लस 1%. 1% वो बाद में आप एडजस्ट कर सकते हो, तो इफेक्टिवली 30%. वैक्सीन के बारे में रोहित ने बहुत अच्छी क्लासेस आपकी ले रखी हैं ऑलरेडी, वो आप वो सेशन ज़रूर देखो. सो ये मैंने उल्टा कर रखा है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है. तो यार ये नन होना चाहिए था यहाँ पे. मैंने 2 ऑप्शन एक बार दे दिया. आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. डिसेंट सा सवाल है. X is a substance which is liquid in form and has low melting point. What could be X? अब मेरे को नहीं पता है what could be X, but I know mercury is liquid. So either it could be mercury, iodine is not in liquid form, sodium is not in liquid form, or it could be bromine, क्योंकि bromine is the only non-metal which is liquid in color. So या तो mercury होगा या bromine होगा. But 2 ऑप्शन है. X liquid in फॉर्म से हम 2 जगह तो पहुंच गए, मर्करी और ब्रोमीन में. बट अब मुझे ये बताओ लो मेल्टिंग पॉइंट से हम किसको निकाल सकते हैं? तो इसके लिए आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, जो कि मैंने व्हाट हैज हैपेंड, आई हैवंट केप्ट एनीथिंग. कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ. मेटल्स, नॉन मेटल्स में जो होते हैं, नॉन मेटल्स उनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेटल्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है. By that logic we can easily eliminate mercury. mercury की high melting point होनी चाहिए और ब्रोमीन की low melting point होनी चाहिए. डक्टिलिटी और वो सब आपको पता ही होगा, आपने पढ़ रखा है. which is more ductile, which is less ductile, which is more malleable, which is less malleable.
मेटल्स नॉन मेटल्स के ये डिफरेंसेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगा, इसमें मुझे पूरा डिटेल में लाइट आपको बताना है। ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये देख लो। विराइटस एंड डा विंची रिसेंटली इन न्यूज आर रिलेटेड टू व्हाट? मैंड मिशन ऑफ नासा, वेनस मिशन ऑफ नासा, फेमस पेंटिंग्स, और एक ऑप्शन मुझे मिला नहीं, मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया। तो ये मैंने आपको करंट अफेयर्स दिया है। विराइटस एंड डा विंची रिसेंटली इन न्यूज आर रिलेटेड टू, दीज आर वीनस मिशन ऑफ नासा। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, वीनस मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी एक है, उसका नाम एक फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उससे थोड़ा मिलता जुलता है। अपने तिवारी जी उसमें पढ़ाते थे। अब मुझे, अब इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दूंगा, आप मुझे बताओगे। विराइटिस और दा विंची के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, नासा का, सॉरी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है वेनस मिशन, वो उसका नाम आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताओगे। हाँ चलो, ये सवाल मैं बता देता हूँ आपको, बट उससे पहले एक सवाल बताऊंगा मैं। चलो ये बता देता हूँ। एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर सेम? सपोज करो मुझे नहीं पता है किस पे सेम होता है, बट मैं फिर भी इसका आंसर कर दूंगा। कैसे? 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 फ़ारेनहाइट, -40 सेंटीग्रेड -40 फ़ारेनहाइट। इसका मैं आंसर इसलिए कर पाऊंगा कि सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पे रीडिंग सेम है, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो या तो आंसर होगा तो ए और बी टुगेदर होगा, नहीं तो सी और डी टुगेदर होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। बट इसको कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला है, जो कि रोहित ने आपको एक बार पहले ही वीडियो में बता रखा है, बट मैं फिर भी आपको रीइटरेट कर देता हूँ। सी बाय 5 इज इक्वल टू एफ -32 बाय 9। जब इसमें आप -40 पुट करोगे तो यू विल ईजिली गेट टू नो कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे दोनों रीडिंग सेम होती हैं। ये सवाल पढ़ते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अ फाइन डे इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आयरन इज 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड ह्यूमिडिटी इन एयर इज 300 ग्राम पर मीटर क्यूब। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पीड ऑफ साउंड। बहुत ही कठिन सवाल लग रहा है देख के। ऐसा जब बचपन में एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं 7th 8th में, तो इसी तरह का बहुत सवाल होता है। एक चीता दौड़ रहा है, उसके पीछे एक शेर उसका पीछा कर रहा है, और लास्ट में बहुत लंबी कहानी लिखी होती है, लास्ट में लिखता है बताओ कितना टाइम लगा चीता को शेर को पकड़ने के लिए। कुछ नहीं है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा होता है, डिवाइडेड बाय टाइम करना होता है। इसमें ऊपर क्या लिखा है भूल जाओ। ऑप्शंस पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी मोर देन दैट ऑफ आयरन। Okay, speed of sound in air will be equal to that of iron. Speed of sound in iron will be greater than that of air. और चौथा स्टेटमेंट एकदम अलग सा ही है, स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज वंस द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो इसको अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, इसको हम नॉर्मल कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं गाँव में, आपने देखा होगा कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है, लोग कैसे पता करते थे? तो ट्रैक पे अपना कान लगा लेते थे, और फिर अगर उसमें उनको वाइब्रेशंस या फिर कुछ आवाज़ आती होती थी तो उनको पता करते हाँ ट्रेन आ रही है, आ रही है। वो एयर से वो नहीं पता कर पा रहे थे, बट ट्रैक जो लोहे का बना हुआ था उससे उनको आवाज़ पहले आ जाती थी। सो इससे मैं ये तो कह सकता हूँ स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर। करेक्ट। सो सी विल बी द आंसर, दैट्स फॉर श्योर। ए वोंट बी द आंसर, क्योंकि अब ग्रेटर है तो आयरन में ज़्यादा है तो एयर में ज़्यादा हो नहीं सकता, एयर और आयरन में इक्वल हो नहीं सकता। तो ए और बी तो आंसर है नहीं, सी इसका एक आंसर है। इज डी द आंसर? दैट वी नीड टू नो। तो स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज वंस द टेम्परेचर इंक्रीजेस। दिस इज वेरी ट्रू। आप नॉर्मली देखोगे कि गर्मी के दिनों में आपको ट्रेन की आवाज़ ज़्यादा इजिली सुनाई देगी इन कंपैरिजन टू विंटर्स के डेज में। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। सपोज करो विंटर्स और समर्स का डे है, तो किसमें स्पीड ऑफ साउंड आपको फास्ट ट्रैवल करेगी? दैट विल बी समर्स। करेक्ट। थैंक्स तो हो गया, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो हम आपको
अगले सेशन एक और सेशन हम करेंगे इसमें, उसमें कुछ और करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और कुछ बायो के भी क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने छोड़ दिया है, 11 छोड़ दिया है। इन दोनों, एक और क्वेश्चन मैंने छोड़ा है मुझे ध्यान है। इन 3 सवाल को हम, आप ट्राई करना, चलो ये मैं PDF सेंड करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, आप ट्राई करना, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है। चूज द करंट सीक्वेंस ऑफ एक्स वाई जेड। इमेज क्लियर नहीं है, वाइट लाइट है जो कि एक प्रिज्म के थ्रू जा रही है, दो बहुत सारे 7 रेज में बाइफरकेट होगी, बट मैंने सिर्फ लोअर और अपर रे रखा है, एक्स और वाई। लोअर वाला एक्स है, अपर वाला वाई है, फिर दोनों कंबाइन होके सिर्फ एक रे बन जाती है जेड। चलो मैं बता देता हूँ, जेड तो वाइट है, एक्स और वाई आपको बताना है क्या है। उसके अलावा और जो क्वेश्चंस हैं वो मैं देख लेता हूँ क्या है। ये तो नहीं, इसमें बहुत कुछ हमको कवर करना है और इसमें भी बहुत कुछ कवर करना है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो सेशन का सवाल है बताना कैसा लगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो और क्या। ऑल द बेस्ट, बाय।